सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है विभिन्न स्थलाकृतियाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोग्राफिक। ओके, तो देखिए इसके बारे में हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहला पर्वत, जिसे इंग्लिश में माउंटेन कहते हैं। दूसरा पठार, जिसे इंग्लिश में प्लेट्यू कहते हैं। तीसरा मैदान, जिसे प्लेन कहते हैं। ओके, तो हम लोग अब पर्वत के बारे में जानेंगे। धीरे धीरे कर करके हम लोग फिर पठार के बारे में और फिर धीरे धीरे कर करके मैदान के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग पठार के बारे में जान लें। तो देखिए, तीव्र ढाल तथा संकुचित शिखर वाले उच्च स्थल की पर्वत कहलाता है। यानी क्या? तीव्र ढाल और क्या संकुचित शिखर, कॉनिकल पिक वाला ऊंचा स्थल पर्वत कहलाता है। ओके, तो उत्पत्ति के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, चलिए देखते हैं। ब्लॉक पर्वत, जिसे ही ब्लॉक माउंटेन कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा अवशिष्ट पर्वत, जिसे ही रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। तीसरा संचित पर्वत, जिसे ही एक्यूमुलेटेड माउंटेन कहते हैं। चौथा वलित पर्वत, जिसे ही फोल्ड माउंटेन कहते हैं। तो ये चारों माउंटेन के बारे में हम लोग आज एक एक करके जानेंगे। तो पहले ब्लॉक माउंटेन, फिर अवशिष्ट माउंटेन, और फिर संचित पर्वत, फिर वलित। तो ब्लॉक पर्वत के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे, ब्लॉक माउंटेन के बारे में। तो देखिए, जब चट्टानों में स्थित भ्रस के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं, तो ऐसे पर्वत ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। तो ब्लॉक पर्वत आप सीधे भाषा में समझे कि जब चट्टान जो स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है, यानी चट्टान का जो भ्रंश के कारण मध्य भाग है वह नीचे धंस जाता है, और क्या, अगल बगल के भाग ऊंचे उठ जाते हैं। भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है, बीच वाला भाग, और क्या, अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं धंसने के बाद। तो ऐसे पर्वत क्या कहलाते हैं? ब्लॉक माउंटेन। तो जैसे देखिए, ब्लॉक माउंटेन में क्या क्या आएगा देखते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है, साल्ट रेंज जो पाकिस्तान में है। ओके, ये दोनों ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक पर्वत। ओके, अब हम लोग अवशिष्ट पर्वत के बारे में जानेंगे। अवशिष्ट पर्वत होता क्या है, जानना तो जरूरी है कि अवशिष्ट पर्वत होता क्या है, उसके बिना तो काम नहीं होगा। तो देखिए, वैसे पर्वत जिनका निर्माण चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप हुआ है, अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। यानी वैसे पर्वत जिनका निर्माण किससे? चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप हुआ है, उसे ही अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे कौन कौन, देखिए, विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, और क्या, और हमारा पारसनाथ राजमहल की पहाड़ियाँ जो भारत में स्थित है, और सिएटा जो स्पेन में है। ओके, इतने माउंटेन, इतने पर्वत हैं जो अवशिष्ट पर्वत हैं। तो अब अवशिष्ट पर्वत समाप्त हो गया है। अब हम लोग संचित पर्वत के बारे में जानेंगे। संचित पर्वत वैसे पर्वत जिनका निर्माण भूपटल, यानी भूपटल को हम लोग भूपरपट्टी और इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं, वो मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ, तो पेरिस्फीयर वाले चैप्टर में। तो देखिए, वैसे पर्वत जिनका निर्माण भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर एकत्रित होने से हुआ है, संचित पर्वत कहलाते हैं। संचित पर्वत क्या, मतलब कौन से पर्वत संचित पर्वत कहलाते हैं? तो वैसे पर्वत
वैसे पर्वत जिनका निर्माण, उनका फॉर्मेशन भूपटल यानी क्रस्ट पर प्रेजेंट जो मिट्टी यानी सॉइल, बालू यानी सैंड, कंकड़ यानी स्टोन और पत्थर यानी भी स्टोन ही समझ लीजिए, कंकड़ पत्थर का छोटा रूप होता है। उसे अगर आप स्टोन कह दें तो कुछ गलती नहीं है, लेकिन वैसे आप इसे कंकड़ को एक और नाम से पुकार सकते हैं, ये ज़्यादा सटीक है, जिसे ही पेबल्स कहते हैं, पेबल्स। तो ओके, पेबल्स देखिए, हम लोग पेबल्स के बारे में मतलब अगली वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ संचित पर्वत के बारे में जानेंगे। तो वैसे पर्वत जिनका निर्माण भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पर्वत, पत्थर, लावा के एक स्थान से एकत्रित होने से हुआ है, यानी कि एक स्थान पर वह जमा हो गया है, उसके कारण ही किसका, संचित पर्वत का निर्माण हुआ है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे संचित पर्वत के उदाहरण ले लें तो इसके उदाहरण देखिए, रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप शक्तियाँ, मतलब रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप संचित पर्वत के उदाहरण है। तो देखिए, जो रेगिस्तान वाले इलाके होते हैं वहाँ सैंड ड्यून होता है, जो बिहार जैसे इलाकों में जो गर्मी के मौसम में हवाएं चलती है उसे लू कहते हैं, लू। लेकिन रेगिस्तान में ऐसा नहीं है। रेगिस्तान में वहाँ की गर्म हवाएं तीव्र गति से चलती है और निर्माण करती है भूपटल, जिसमें बालू, कंकड़, पत्थर, लावा तो नहीं, लेकिन बालू, कंकड़, पत्थर ये सब पाए जाते हैं। उसे ही सैंड ड्यून कहते हैं। सैंड ड्यून एक मतलब विंड है, जिससे ये पत्थर ये सब एक जगह से दूसरी जगह जाके इकट्ठा हो जाते हैं और संचित पर्वत का निर्माण करते हैं। वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टान के मुड़ जाने से निर्माण पर्वत वलित पर्वत कहलाते हैं। वलित पर्वत वैसे पर्वत है जो पृथ्वी के आंतरिक शक्तियाँ, उसकी मतलब पृथ्वी के इंटरनल एनर्जी के कारण चट्टान जो है ना मुड़ जाते हैं। मुड़ने से जो निर्माण पर्वत होता है उसे वलित पर्वत कहते हैं। जैसे हिमालय, अल्पस, यूराल, एंडीज, रॉकीज इत्यादि। वलित पर्वत को दो भागों में विभाजित किया। चलिए देखते कौन कौन। प्राचीन वलित पर्वत, जो वैसे पर्वत जिनका ऊंचाई में वृद्धि नहीं हो रही है, वैसे पर्वत को वलित मतलब प्राचीन वलित पर्वत कहते हैं। और आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जान लें कि वलित पर्वत डोरमांट माउंटेन को कहते हैं। वह माउंटेन मतलब मैंने आप लोग पहले बता दिया है कि उसका मतलब वृद्धि उसकी ऊंचाई में नहीं होती है, उसी कारण उसे प्राचीन वलित पर्वत कहते हैं। जैसे अरावली पर्वत जो है ना, वो डोरमांट माउंटेन है, जो यह विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत का नाम अगर आपसे पूछे तो आप अरावली पर्वत कहेंगे। नवीन वलित पर्वत चलिए देखते हैं। वैसे पर्वत जिनकी ऊंचाई में अभी भी वृद्धि हो रही है, नवीन वलित पर्वत कहलाते हैं वो। तो नवीन वलित पर्वत आप सीधे जान ले कि नवीन वलित पर्वत जिनके ऊंचाई और मोटाई ये दोनों में वृद्धि हो रही है, इंक्रीजमेंट, उसे नवीन वलित पर्वत कहते हैं। जैसे हिमालय पर्वत यह विश्व का सबसे नवीन पर्वत है, नवीन वलित पर्वत। तो मतलब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो आपका जवाब होना चाहिए वलित पर्वत। और सबसे नवीन वलित पर्वत, विश्व का सबसे
नया वलित पर्वत का नाम अगर पूछे तो हिमालय पर्वत आपका जवाब होना चाहिए। ओके, तो देखिए नोट में हम लोग देखेंगे, तो नोट में देखिए, नोट फर्स्ट, वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है, वहां किसी समय में तैथिस सागर नामक विशाल भू अभिनति अथवा भू द्रोणी थी। तो देखिए, जो वलित पर्वत का निर्माण जो है ना, आधुनिक सिद्धांत क्या है भाई, प्लेट टेक्टोनिक के संकल्पना से उस पर आधारित है। जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है, हिमालय पर्वत जो है, जो मतलब भूभाग में वह स्थित है, वहाँ पहले क्या हुआ करता था, तैथिस सागर नामक विशाल भू अभिनति अथवा भू द्रोणी थी। तैथिस सागर नामक विशाल भूभाग वहाँ पे स्थित था। भूसागर यानी कि वहाँ पे आप जान लें सी था। ओके, दक्षिण पठार के उत्तर की और विस्थापन के कारण तैथिस सागर में बल पड़ जाए और वह ऊपर उठ गया है, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ है। जो विस्थापन के कारण तैथिस सागर में बल पड़ गया और वह उठ गया, जिससे संसार में सबसे ऊंचा पर्वत का निर्माण हुआ, जिस पर्वत का नाम है हिमालय, जो कहाँ है, नेपाल में। नेपाल के किस जगह, काठमांडू में, नेपाल की राजधानी में। तो वलित पर्वत संसार के सर्वोच्च पर्वत हैं। चोटी देखिए, वलित पर्वत जो है संसार के सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं। चोटी किसे कहते हैं, पर्वत के सबसे ऊंचे नुकीले भाग को चोटी कहते हैं। चोटी पर्वत जो है, पर्वत के सबसे ऊपरी छोर पर, जहाँ माउंटेन पर्वत जो है वहाँ खत्म होता है, समाप्त होता है, एंड होता है, वहीं पर स्थित नुकीले भाग है प्रेजेंट स्टेज, जिसे ही चोटी कहते हैं। तो आई होप आप पिक्चर में देख रहे होंगे, तो पिक्चर में आपको ज़रूर दिख रहा होगा कि ये कॉनिकल संकीर्ण भाग जो है, ये कॉनिकल शेप, इसे ही पिक कहते हैं, पिक। और एक बात और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप लोग जान ले, क्या कि ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि दो पर्वतों या दो से अधिक दो पर्वतों के बीच की ये जो शेप बनता है, इसे ही क्या कहते हैं, वैली। वी शेप में जो बनता है, वी शेप में नहीं और भी शेप में बन सकता, दो पर्वतों के बीच की, मतलब बीच की जगह को वैली कहते हैं, वैली। ओके, और आप हिल के बारे में सोच रहे होंगे, तो हिल देखिए, हिल जो है ना वैली में स्थित होते हैं, और वह क्या मतलब बहुत पर्वत से छोटे होते हैं, ऊंचे होते हैं लेकिन पर्वत से छोटे होते हैं। उनकी अधिकतम ऊंचाई होती है करीब मतलब 500 से 800 फीट तक, 500 से 800 मीटर तक। और ये पर्वत जो है उनकी ऊंचाई तो मतलब हज़ारों में होती है, लेकिन हिल जो है वैसा नहीं है। इसलिए आप अक्सर सुनते होंगे हिल स्टेशन नामक एक स्थान, हिल स्टेशन, जहाँ लोग सैर करने आते हैं और वहाँ से मतलब अपनी जहाँ उनकी स्थान है वहाँ पर स्थान करते हैं। ओके, देखिए पठार के बारे में, धरातल के विशिष्ट स्थल रूप को अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है। धरातल जो है उससे कुछ स्थान
ऊंचे होते हैं उन्हें ही प्लेट्यू यानी पठार कहते हैं। पठार का निर्माण भी पहाड़ों के जैसा होता है। पठार का फॉर्मेशन भी मतलब माउंटेन की तरह होता है और ये पहाड़ के करीब होते हैं। यानी आप कोई भी पहाड़ जाएं वहाँ के आसपास प्लेट्यू ज़रूर होगा। जैसे हिमालय है तो हिमालय के आसपास आप कभी जाएं तो हाँ ज़रूर देखें कोई प्लेट्यू होगा। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। 500 से 800 भी होती है और 300 से 500 भी होती है। ये मिनिमम आपको दिया रेंज और मैंने आपको जो बताया वो मैक्सिमम था। पठार का विस्तार समेत भूपटल के लगभग 33% भाग पर है। हमारे पृथ्वी का 29% भाग भूभाग है। मान लीजिए एग्जाम्पल पे कोई मतलब एग्जाम्पल पे आप मान लीजिए 1 अरब वर्ग सेंटीमीटर एग्जाम्पल पे उसका 33% भाग जो है पठार ही विस्तार करता है। तो और भी उसका क्षेत्रफल है भूभाग का हमारे जिस पर हम निवास करते हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल एक बताया आपको। तो आई होप आप समझ गए हो। पठार कभी कभी मैदान से नीचे होते हैं, जैसे पर्फिड माउंट पठार यूएसए में जो स्थित है वो मैदान से छोटे भी होते हैं और कोई कोई पठार बड़े भी होते हैं। ओके, तो देखिए कुछ पठार पर्वत से भी ऊंचे होते हैं, पर्वतों से भी ऊंचे। तिब्बत का पठार जो है, बोलीविया का पठार, कोलंबिया का पठार, ये सब पर्वतों से भी ऊंचे होते हैं। तिब्बत का पठार क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है, मतलब सबसे बड़ा पठार है। एरिया में अगर आपसे पूछा विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4500 मीटर जिसको 4.5 किलोमीटर से अधिक कहते हैं। पामीर का पठार यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5000 मीटर है। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। विश्व का छत पामीर का पठार को ही कहा जाता है। ओके, मैदान देखिए, मैदान किसे कहते हैं? धरातल पर मिलने वाला अपेक्षाकृत समतल और निम्न भूभाग को मैदान कहते हैं। मैदान कहते हैं धरातल से मिलने वाली अपेक्षाकृत समतल और निम्न भूभाग को। तो मैदान निम्नतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अपरदनात्मक मैदान जो नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों से उत्पन्न से इस प्रकार के मैदान बनते हैं। इस प्रकार के मैदान किससे बनते हैं? नदी, हिमानी, पर्वत जैसी शक्तियों के अपरदन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं। ओके, तो लोएस मैदान देखिए, हवा द्वारा उठाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित उसे लोएस मैदान कहते हैं। तो जो रेगिस्तान ये सब इलाके में ज़्यादातर होता है, सैंड ड्यून एक जगह से दूसरी जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होता है तो कभी कोई मतलब पहाड़ी का भी निर्माण लेता है और कभी कभी क्या चिका मतलब मैदान का भी, जो मैदान का निर्माण होता है उसे लोएस कहते हैं। लोएस मैदान। क्रस्ट मैदान चूने पत्थर की चट्टानों के घूलने से निर्मित मैदान उसे ही क्रस्ट मैदान कहते हैं। संप्रदीप मैदान समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है उसे ही कहते हैं संप्राय मैदान। ग्लेशियर मैदान हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं। हिम किसे कहते हैं? हिम कहते हैं बर्फ को, आइस को। उसके जमाव के कारण जो दलदली मैदान है वहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं। उस प्रकार के मैदान को कहते हैं ग्लेशियर मैदान। ओके, रेगिस्तानी मैदान वर्षा के बनी बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है रेगिस्तानी मैदान का। ओके, निपेक्षात्मक मैदान नदी या निपेक्ष द्वारा बड़े बड़े मैदान का निर्माण होता है। इनमें गंगा, सतलज, मिसिसिपी और मिसौरी नामक जो नदियां हैं वह कहाँ स्थित है? सऊदी अरबिया में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI, आप इसे
कोई कॉपी में नोट कर ले। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट BVI क्वेश्चन है, आपसे हर बार एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवं गंधों के मैदान प्रमुख है निपेक्षात्मक मैदान के। इस प्रकार के मैदान में जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान प्रमुख है। तो आई होप आप पिक्चर में देख सकते होंगे। इस पिक्चर में आपको मैदान दिख रहा होगा। तो ये देखिए, यही जो इलाका है उसे ही मैदान कहते हैं, जहाँ पर ये फ्लैट सरफेस आपको दिख रहा है। आप ये नहीं सोच लिए कि ये प्लेट्यू है। प्लेट्यू देखिए, उस प्रकार को प्लेट्यू कहते हैं जहाँ मेरा एरो जा रहा है वो भी फ्लैट रहना चाहिए, तब वैसे ही कहलाएंगे। अगर ज़्यादा ऊंचे हैं तो पर्वत। आप मैदान को देख सकते हैं, यहाँ जानवर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, चारा अपना खा रहे हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड इस तरह की अमेजिंग और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और नए हैं तो बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और इस वीडियो में आपको कहीं कमी नज़र आए तो कमेंट ज़रूर करें कि मैं उस पर सुधार कर सकूं। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो शायद मैं अगली वीडियो में ना आ सकूं, क्योंकि मैं अपने हॉस्टल जो बरबीघा में स्थित है वहाँ तैयारी कराई जाती है, यही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। तो उसके वजह से मैं आप लोगों से नहीं मिल पाऊँगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप मेरी वेटिंग ज़रूर करें। मैं अगले 4 महीने के बाद वीडियो में फिर से लाइव सेशन स्टार्ट कर दूंगा। तो प्लीज़ वेट फॉर 4 मंथ्स। शायद मैं कल भी लाइव सेशन कल तक चले, लेकिन मैं आप लोग को बता ही देता हूँ कि मैं अब ज़्यादा दिन तक वीडियो नहीं बना पाऊँगा, कल या परसों तक सिर्फ। उसके बाद मेरी स्कूल खुल जाएगी। तो मेरे चैनल पर आप इसी तरह जुड़े रहें कि नोटिफिकेशंस आपको मेरे चैनल की मिलते रहे। आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियो नहीं रुकेगी, वो आपके साथ आती रहेगी। तो धन्यवाद।